सो गाइस, जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था प्रीवियस वीडियो में कि हम कुछ नए क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट्स को लेकर आएंगे। सो आइए स्टार्ट करते हैं। आप लोगों ने क्लास 11th में बैलेंस शीट नाम जैसी कोई चीज़ सुनी होगी। इस बैलेंस शीट को हम फाइनल अकाउंट्स वाले चैप्टर में पढ़ा करते थे एंड आप सभी को पता है ये हमारी असेट साइड हुआ करती थी और हम यहाँ पर काफ़ी नॉन करंट असेट्स लिखा करते थे एंड करंट असेट्स लिखा करते थे और ये हमारे दोनों नॉन करंट असेट्स प्लस करंट असेट्स पूरी असेट साइड को कंप्लीट कर दिया करते थे। सिमिलरली अगर मैं लाइबिलिटीज की बात करूं तो हमारे पास दी होती थी कैपिटल, नॉन करंट लाइबिलिटीज एंड करंट लाइबिलिटीज। यहां हमें दिया होता था क्या? कैपिटल। जो हम क्लास 11th में बैलेंस शीट पढ़ते थे वो था सोल ट्रेडर के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब सोल प्रोपराइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन हम यहाँ पर कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर कैपिटल नहीं लिखते। कैपिटल की जगह हम एक वर्ड लिखते हैं जिसे हम बोलते हैं शेयर होल्डर्स फंड। अब मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ, इस चीज को समझने की आप कोशिश करिएगा। अगर मैं बात करूं आपसे कि आप मुझे बताइए, क्या बताइए, आप मुझे बताइए कि आपके टोटल असेट्स आप कैसे निकालोगे, तो आप मुझे बताओगे कि आप नॉन करंट असेट्स और करंट असेट्स को प्लस कर दो तो आपके क्या आ जाएंगे? टोटल असेट्स। टोटल असेट्स कैसे आएंगे आपके? जब आप करंट असेट्स और नॉन करंट असेट्स को प्लस कर दोगे। अब यहां पर आपको पता है करंट वर्ड का मतलब होता है शॉर्ट, तो आप इसे शॉर्ट टर्म असेट्स और नॉन करंट को लॉन्ग टर्म असेट्स बोल सकते हो। दैट मीन्स टोटल असेट्स का आपके पास फॉर्मूला होता है करंट असेट्स प्लस नॉन करंट असेट्स और शॉर्ट टर्म असेट्स प्लस लॉन्ग टर्म असेट्स। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं कि आप मुझे बताओ टोटल लाइबिलिटीज किसके बराबर होगा, तो आप मेरे को बताओगे कि टोटल लाइबिलिटीज आपकी नॉन करंट लाइबिलिटीज प्लस करंट लाइबिलिटीज होगी। यस और नो गाइस? यस। सो यहाँ पर हमने लिखा भी है कि टोटल लाइबिलिटीज आपकी करंट लाइबिलिटीज प्लस नॉन करंट लाइबिलिटीज होगी। आपका वर्ड यहाँ करंट है, सो आप इसे शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज भी बुला सकते हो और नॉन करंट को एज लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। अब इस अकाउंटिंग रेशियोज में लाइबिलिटीज की जगह काफी बार डेप्थ वर्ड यूज होता है, यानी कि लाइबिलिटीज की जगह आपका एक वर्ड और यूज होता है जिसे हम बोलते हैं डेप्थ। सो हम इसको क्या बोल सकते हैं? टोटल लाइबिलिटीज यानी कि टोटल डेप्थ। सिमिलरली शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज यानी कि शॉर्ट टर्म डेप्थ और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज यानी कि लॉन्ग टर्म डेप्थ। जब भी क्वेश्चन में अगर आपको सिर्फ डेप्थ लिखा हुआ है, प्लीज गाइस इस चीज को ध्यान से सुनना, अगर आपको क्वेश्चन में डेप्थ लिखा हुआ है तो आप इसे लॉन्ग टर्म डेप्थ मानेंगे। अगर सिर्फ आपको क्वेश्चन में डेप्थ वर्ड मेंशन्ड है तो आप इसे मानेंगे एज लॉन्ग टर्म डेप्थ, यानी कि लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज आप इसे मानेंगे। इज इट क्लियर? ठीक है। आप सभी को पता है कि हमारा एक कैपिटल वर्ड आता है बैलेंस शीट में, लेकिन हम सोल ट्रेडर, सोल प्रोपराइटर के लिए कैपिटल वर्ड यूज करते हैं, बट कंपनी के लिए तो हमें शेयर होल्डर फंड वर्ड यूज करना पड़ता है। शेयर होल्डर फंड में आपकी आती है शेयर कैपिटल प्लस योर रिजर्व्स एंड सरप्लस। शेयर कैपिटल में क्या चीज आती है आपकी? शेयर कैपिटल में आपकी इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस योर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आती है। सो अगर आप चाहो शेयर होल्डर फंड का फॉर्मूला क्या हो सकता है? शेयर होल्डर फंड आपका इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस योर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस योर रिजर्व एंड सरप्लस हो सकता है। ठीक है। आप सभी को पता है कि ये जो आपकी असेट साइड होती है एंड ये लायबिलिटी साइड होती है, इस ये बैलेंस हो जाती है, यानी कि इन दोनों का टोटल बराबर होता है। तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि ये आपके टोटल असेट्स इज इक्वल्स टू योर टोटल लायबिलिटीज प्लस योर शेयर होल्डर्स फंड? यस और नो गाइस? कैन आई से इट? यस, यू कैन से इट। सो आपने अकाउंटिंग इक्वेशन में भी पढ़ा है ये चीज़ कि टोटल असेट्स आपकी टोटल लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल की होती, कैपिटल के बराबर होती है।
लेकिन आप यहाँ पर वर्ड कैपिटल नहीं यूज करते हुए आप क्या यूज करोगे? वर्ड शेयर होल्डर्स फंड। आपके पास एक और फॉर्मूला होता है वर्किंग कैपिटल का, दैट इज योर करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। आपके पास एक और फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड का। कैपिटल एम्प्लॉयड में आपका शेयर होल्डर्स फंड और नॉन करेंट लायबिलिटीज इंक्लूडेड होती है। शेयर होल्डर फंड मतलब आप इसे बोल सकते हो क्या? शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस योर नॉन करेंट लायबिलिटीज। ठीक है, इसी तरीके से आपको पता है कि शेयर कैपिटल में आपके इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होते हैं, तो आप इसकी जगह ये लिख सकते हैं एंड आपका ये रिजर्व एंड सरप्लस है ही और आपका ये नॉन करेंट लायबिलिटीज है। ठीक है, ओके। अब आपको पता चला कि कैपिटल एम्प्लॉयड आपका कैसे आता है। इस बात को ध्यान से देखिएगा। कैपिटल एम्प्लॉयड आपका आता है व्हेन you add your shareholders fund and non-current liabilities, you get a term that is called as what? That is called as capital employed। अगर मेरे को कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है यानी कि शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करेंट लायबिलिटीज निकालना है, तो मैं इसको एक तरीके से और निकाल सकती हूँ। वो क्या है? नॉन करेंट असेट्स और करेंट असेट्स को आप प्लस कर दो, यानी कि ये पूरी साइड आप ले लीजिए और उसमें से आप करंट लायबिलिटीज को हटा दो, तो आपके पास ये दोनों चीजें बचेंगी, यानी कि शेयर होल्डर्स फंड एंड नॉन करंट लायबिलिटीज। सो आइए, एक और फॉर्मूला हमको इनबिल्ट हो गया है यहाँ से कैपिटल एम्प्लॉयड से रिलेटेड। सो आप बोल सकते हैं क्या? दैट योर कैपिटल एम्प्लॉयड विल बी इक्वल्स टू व्हाट? your non-current assets plus current assets minus your current liabilities। बुक में इस फॉर्मूले को और मॉडिफाइड कर दिया गया है और बोल दिया गया है कि आप इसे लिख सकते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड इज योर नॉन करंट असेट्स प्लस योर वर्किंग कैपिटल है। ये तो हमें समझ में नहीं आया। वर्किंग कैपिटल क्यों लिख दिया? अरे वर्किंग कैपिटल इसलिए लिख दिया बिकॉज करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटीज क्या होता है? वर्किंग कैपिटल। सो ये आपका फॉर्मूला बन जाता है कैपिटल एम्प्लॉयड का। अब ये फॉर्मूलेस आपके काम आएंगी क्वेश्चंस में। ठीक है, सो आइए, हमारे पास एक क्वेश्चन है यहाँ पर। फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट करंट रेशियो। तो आपको पता है कि करंट रेशियो आपका होता है करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, यानी कि हमको करंट असेट्स चाहिए एंड करंट लायबिलिटीज चाहिए। सो देखते हैं आगे इंफॉर्मेशन क्या गिवन है। टोटल असेट्स आपको गिवन है 40 लाख एंड नॉन करंट असेट्स आपको गिवन है 22 लाख। तो आपको यहां से समझ में आ गया होगा कि अगर मैं टोटल असेट्स में से नॉन करंट असेट्स हटा दूं, तो मेरे पास एक चीज आएगी जिसे मैं बोलूं क्या? करंट असेट्स। सो टोटल असेट्स आपके पास कितना है? टोटल असेट्स आपके पास 40 लाख रुपीस का है और नॉन करंट लायबिलिटीज आपके पास 22 लाख रुपीस के हैं, यानी कि यहां से आपका आ जाता है क्या? यहां से आपका आ जाता है करंट असेट्स दैट इज 18 लाख रुपीस। ठीक है, अब आपको एक और चीज चाहिए जिसे बोलते हैं हम करंट लायबिलिटीज। सो आगे इंफॉर्मेशन करंट लायबिलिटीज के लिए क्या दी हुई है? शेयर होल्डर्स फंड यानी कि शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस दिए हुए हैं, यानी कि आपका शेयर होल्डर फंड है 27 लाख रुपीस, शेयर कैपिटल 24, रिजर्व एंड सरप्लस 3, शेयर होल्डर फंड्स कितना हो गया? 27 लाख। नॉन करंट लायबिलिटी दी, यानी कि करंट लायबिलिटी सीधी सीधे दी नहीं हुई है, हमें बैलेंस शीट की और चीजें दी हुई हैं। तो हम क्या करेंगे? हम इन शॉर्ट एक बैलेंस शीट ड्रॉ कर लेंगे एंड बैलेंस शीट हमने ड्रॉ करी और आपको एक रफ में आप इस बैलेंस शीट को ड्रॉ कर लेंगे एंड आप यहाँ पर लिख लेंगे कि हमारे यहाँ आने वाले हैं नॉन करंट असेट्स, यहाँ आने वाले हैं करंट असेट्स, यहाँ पर हमारा आने वाला है शेयर होल्डर्स फंड, यहाँ हमारा आने वाला है नॉन करंट लायबिलिटीज एंड करंट लायबिलिटीज, और ये हमारा टोटल होने वाला है। तो सबसे पहले आपको क्या इन्फॉर्मेशन गिवन थी यहाँ पर? सबसे पहले हमको गिवन थी कि टोटल असेट्स आपके 40 लाख रुपीस के हैं। टोटल असेट्स यानी कि ये है आपका 40 लाख रुपीस। देन आपको इन्फॉर्मेशन गिवन थी कि आपके नॉन करंट असेट्स 22 लाख रुपीस के हैं। सो नॉन करंट असेट्स आपके हो गए 22 लाख रुपीस।
जब आपने 40 में से 22 माइनस करा तो आपके 18 लाख रुपीस करंट असेट्स आ गए थे। अब आगे आपसे बोल रहा है शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड में क्या आता है? शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। तो इन दोनों को प्लस करके आपका 27 लाख अमाउंट बैठ रहा है। सो आप यहाँ पर 27 लाख रुपीस लिख देंगे। नॉन करेंट लाइबिलिटीज आपकी 8 लाख रुपीस दी हुई है, सो आप 8 लाख लिख दोगे। और आपको पता है ये अगर 40 लाख है तो ये भी अमाउंट कितना होने वाला है? 40 लाख। तभी तो इसका नाम बैलेंस शीट होता है। यस और नो? तभी तो इसका नाम क्या होता है? तभी तो इसका नाम बैलेंस शीट होता है। अब आपको पता है कि आप करंट लाइबिलिटीज कैसे निकालोगे। 40 लाख में से जब आप 8 लाख और 27 लाख हटा दोगे तो आपका करंट लाइबिलिटीज आ जाएगा। सो कैसे मिला आपको करंट लाइबिलिटीज? आपको करंट लाइबिलिटीज मिला जब आपने टोटल असेट्स में से अपनी नॉन करंट लाइबिलिटीज को हटा दिया और शेयर होल्डर्स फंड को हटा दिया। अब ये कोई फॉर्मूला याद करने वाली चीज़ नहीं है। अगर आपको ये बैलेंस शीट की कॉन्सेप्ट क्लियर्ड है तो आप अपना फॉर्मूला बना सकते हैं। ठीक है। सो टोटल असेट्स आपके पास कितने हैं? टोटल असेट्स आपके पास 40 लाख रुपीज़ है। नॉन करंट लाइबिलिटीज आपके पास 8 लाख रुपीज़ है और शेयर होल्डर्स फंड आपके पास 27 लाख रुपीज़ है। आप जब इसे माइनस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, कितना आएगा? ये आपका आ जाएगा 5 लाख। ठीक है। सो करंट लाइबिलिटीज आपकी यहाँ से आ गई 5 लाख। सो आप ऊपर जाओगे, आपको यहाँ से निकालना है क्या? करंट रेशियो। सो करंट असेट्स हम यहाँ से लिख देंगे 18 लाख रुपीज एंड करंट लाइबिलिटीज आपकी हैं 5 लाख रुपीज। सो 5 लाख रुपीज। सो 0 टना टना एंड ये आपका आंसर आएगा 3.6:1। इज इट क्लियर टू यू? सो ये क्वेश्चन आपका एक ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जहां पर हमें करंट असेट्स और करंट लाइबिलिटीज हो सकता है बैलेंस शीट की मदद से बनाने पड़े। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो आपको यहाँ करना क्या है? आपको कैलकुलेट करना है करंट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। वर्किंग कैपिटल आपको दी है 1,92,000। सो जल्दी से आप लिखेंगे कि वर्किंग कैपिटल, राइटिंग अच्छी नहीं है, वर्किंग कैपिटल आपका कितना दिया हुआ है? वर्किंग कैपिटल आपका दिया हुआ है 1,92,000 और आपको पता है कि वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। तो मैंने वर्किंग कैपिटल की जगह ये लिख दिया और यहाँ पर हमें ये चीज़ दी हुई है। चलिए अब हम आगे इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं। इस इन्फॉर्मेशन से हमने ये चीज़ गैदर कर ली। आगे हमको दिया हुआ है लॉन्ग टर्म डेप्थ, मतलब नॉन करंट लाइबिलिटीज आपको दी है। टोटल डेप्थ यानी कि टोटल लाइबिलिटीज आपको दी है। तो आपको पता है, क्या पता है हमें ये पता है कि हम जब टोटल डेप्थ में से अपने लॉन्ग टर्म डेप्थ को हटा देंगे तो हमारे पास शॉर्ट टर्म डेप्थ बचेंगे, यानी कि शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज कहने को करंट लाइबिलिटीज आपके पास बचने वाली हैं। सो 2 लाख में से आप हटा दो के 80,000 रुपीज। सो शॉर्ट टर्म डेप्थ को आप क्या बोल सकते हो? आप शॉर्ट टर्म डेप्थ को बोल सकते हैं करंट लाइबिलिटीज। यस और नो गाइस? शॉर्ट टर्म मतलब करंट, डेप्थ मतलब लाइबिलिटीज। ये आपका कितना हो गया? ये आपका हो गया 1,20,000 रुपीज। सो आप यहाँ पर जाए, करंट असेट्स लिखें, करंट लाइबिलिटीज आपकी हो गई कितनी? 1,20,000 और ये हो गया आपका 1,92,000 रुपीज। ठीक है। ओके, आप यहाँ से करंट असेट्स निकाल लोगे 1,92,000 प्लस 1,20,000 करंट। सो आपके करंट असेट्स यहाँ से आ जाएंगे 3,12,000। ठीक है। अब आपको निकालना क्या था? हमको निकालना तो था करंट रेशियो। सो करंट रेशियो आपको पता है, करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट असेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। करंट असेट्स है आपके 3,12,000 और करंट लाइबिलिटीज है आपकी 1,20,000। सो आप जल्दी से इसे सॉल्व करिए और आप जब इससे सॉल्व करने जाओगे तो आपका आंसर आएगा 2.6। सो 2.6:1 इज योर करंट रेशियो। ठीक है। सो ये आपका करंट रेशियो हो गया। अब आइए एक और क्वेश्चन है हमारे पास। आपसे बोला है कैलकुलेट व्हाट? कैलकुलेट द करंट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग। सो आप लिखोगे करंट रेशियो इक्वल्स टू व्हाट? करंट रेशियो इक्वल्स टू करंट असेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज।
आपको दी हुई है वर्किंग कैपिटल, सो आप जाओगे और लिखोगे वर्किंग कैपिटल आपको दिया हुआ है 4,80,000 और यहाँ से हम एक इंफॉर्मेशन गैदर कर पा रहे हैं जो कि है करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज इक्वल्स टू 4,80,000। देन आपको दिए हुए हैं यहाँ पर करंट असेट्स आपको कितने दिए हुए हैं 6 लाख रुपीज़। फिर आप ये देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ से ये चीज़ समझना। इन्वेंट्री आपको गिवन है यहाँ पर 4 लाख रुपीज़। ट्रेड रिसीवेबल्स आपको गिवन है 1,50,000। आपको पता है इन्वेंट्री आपका करंट असेट्स होता है, ट्रेड रिसीवेबल्स भी आपका करंट असेट्स होता है एंड हमको यहाँ पर करंट असेट्स का अमाउंट गिवन है। तो इससे आपको ये चीज़ समझ में आ रही है कि ये इन्वेंट्री और ये ट्रेड रिसीवेबल्स ऑलरेडी इस करंट असेट्स में इंक्लूडेड है। आया समझ में या नहीं? ये जो आपको इन्वेंट्री यानी कि करंट असेट दिया हुआ है, ट्रेड रिसीवेबल ये भी करंट असेट दिया हुआ है, इसका मतलब और आपको यहाँ पर करंट असेट्स का अमाउंट भी दिया हुआ है। करंट असेट्स दिए हैं और करंट असेट्स इंडिविजुअली भी दिए हैं। सो आपकी ये इन्वेंट्री और ये ट्रेड रिसीवेबल्स इस करंट असेट्स में क्या है, इंक्लूडेड है। आई थिंक इट्स कॉमन सेंस टू अंडरस्टैंड, यस और नो? सो करंट असेट्स आपको कितने गिवन है, जल्दी से लिख लीजिए, 6 लाख माइनस योर करंट लायबिलिटीज 4,80,000। सो करंट लायबिलिटीज यहाँ से आ जाएंगी 1,20,000, ठीक है। सो करंट लायबिलिटीज आपके आगे 1,20,000। सो करंट असेट्स आपके कितने हैं, करंट असेट्स हैं आपके 6 लाख और ये है 1,20,000, यानी कि इसका आंसर आने वाला है आपका 5। यस और नो? सो आपका आ गया 5:1। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए करवाया, क्यों करवाया मैंने ये क्वेश्चन, क्योंकि आपको ये समझना पड़ेगा कि इन्वेंट्री और ट्रेड रिसीवेबल्स ऑलरेडी इस करंट असेट्स में इंक्लूडेड है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन करवा दिया। आइए एक और क्वेश्चन है हमारे पास, लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो। अ फर्म हैड करंट असेट्स ऑफ 4,10,000, यानी कि आपको पता चला कि हमारे करंट असेट्स यहां से है 4,10,000 रुपीज के, ठीक है। इट देन पेड क्रेडिटर्स ऑफ 50,000, यानी कि आपको इस इंफॉर्मेशन से इतना पता चल रहा होगा कि हमने क्या करा, क्रेडिटर्स को पेमेंट कर दिया। फिर आगे क्या बोला है, आफ्टर दिस द करंट रेशियो वॉज 2.4:1, यानी कि क्रेडिटर्स को पेमेंट करने के बाद आपका रेशियो है ये। इसका मतलब ये हुआ कि हमें यहां से क्या है, पेड क्रेडिटर्स रुपीज 50,000। यहां से आपको इस इंफॉर्मेशन से पता चला कि हमें रिवाइज करंट असेट्स एंड रिवाइज करंट लायबिलिटीज निकालनी है। ऑलरेडी आपके करंट असेट्स गिवन है 4,10,000 और ऑलरेडी करंट लायबिलिटीज कुछ नहीं गिवन थी, तो लेट करंट लायबिलिटीज इक्वल्स टू एक्स। सो आपकी एक्स गिवन है, आपने क्रेडिटर्स का पेमेंट कर दिया, यानी कि आपकी क्रेडिटर्स शॉर्ट टर्म लायबिलिटी यानी कि करंट लायबिलिटी कम हो गई, पेमेंट कर दिया, कैश आपका करंट असेट कम हो गया, कैश जो आपका करंट असेट था वो कम हो गया, ये आपका रिवाइज करंट असेट रिवाइज करंट लायबिलिटीज हो गई। अब आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, आफ्टर द पेमेंट द करंट रेशियो वॉज दिस मच, यानी कि आपको गिवन है यहां से योर एज रिवाइज्ड करंट रेशियो आपको गिवन है, रिवाइज्ड करंट रेशियो कितना है, रिवाइज करंट रेशियो आपका, रिवाइज करंट रेशियो है आपका 2.4:1, यस और नो? ठीक है। आगे क्या कह रहा है, ascertain the amount of current liabilities and working capital after the payment, ठीक है। तो आइए आफ्टर द पेमेंट यानी कि हमें रिवाइज करंट लायबिलिटीज एंड रिवाइज्ड वर्किंग कैपिटल निकालनी है। सो यहाँ स्पेस नहीं है, सो इधर ही हम कर देते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। सो रिवाइज्ड करंट रेशियो की जगह आप क्या लिख सकते हो, रिवाइज्ड करंट असेट्स, रिवाइज्ड करंट असेट्स आप फुल फॉर्म लिख के आइएगा, ठीक है। रिवाइज्ड करंट लायबिलिटीज 2.4:1, रिवाइज्ड करंट असेट्स आपके कितने हैं, रिवाइज्ड करंट असेट्स हमारे कितने हैं, रिवाइज्ड करंट असेट्स ये दिए हुए हैं आपके, यस और नो? अच्छा, इसे सॉल्व भी करा जा सकता है, सो आइए इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये आपका हो जाएगा ₹3,60,000, ठीक है। सो रिवाइज करंट असेट्स आपके कितने हैं, 3,60,000। रिवाइज करंट लायबिलिटीज आपकी कितनी गिवन है, x माइनस 50,000 और ये हो गया आपका 2.4:1। सो आप इसे सॉल्व कर पाते होगे, अगर आपकी मैथ्स थोड़ी भी स्ट्रॉन्ग है तो आप इसे सॉल्व कर पाओगे। 3,60,000 2.4 x minus 50,000 1,20,000 so 2.4x 3,60,000 2 लाख रुपीज। अब आपको निकालना क्या है, आप इस क्वेश्चन की वांट समझिए, इस क्वेश्चन की नीड समझिए, क्या बोल रहा है, ascertain the amount of current liabilities, ठीक है।
एंड वर्किंग कैपिटल, लेकिन कैसे? आफ्टर द पेमेंट, यानी कि आपको क्या करना है, आपको रिवाइज्ड करंट लायबिलिटीज एंड रिवाइज्ड वर्किंग कैपिटल निकालनी है। सो आइए हम लिखेंगे यहाँ पर क्या, रिवाइज्ड करंट लायबिलिटीज। और आपको ये भी पता है कि हमारी रिवाइज करंट लायबिलिटीज कितनी है, ये रही हमारी रिवाइज करंट लायबिलिटीज, दैट इज x माइनस 50,000, x माइनस 50,000 रुपीज। x कितना है हमारा, 2 लाख रुपीज है, माइनस 50,000 यानी कि आपका ये अमाउंट होता है 1,50,000 रुपीज। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, वर्किंग कैपिटल, वो भी कैसी, रिवाइज्ड वर्किंग कैपिटल। सो आप क्या करोगे, इसको इग्नोर करना, ठीक है, इस क्योंकि हम नेक्स्ट वीडियो में क्विक रेशियो करेंगे तो इसे इग्नोर करिए। अभी हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है आफ्टर द पेमेंट वर्किंग कैपिटल कितनी है। सो रिवाइज्ड वर्किंग कैपिटल निकालनी है। सो रिवाइज्ड वर्किंग कैपिटल कैसे आएगी, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज होती है, लेकिन हमें चाहिए क्या, रिवाइज्ड। तो हम क्या करेंगे, रिवाइज करंट एसेट्स माइनस रिवाइज करंट लायबिलिटीज। सो रिवाइज करंट एसेट्स आपको पता है कि आपके कितने हैं, क्या पता है, हाँ पता है, ये रहे हमारे रिवाइज करंट एसेट्स 3,60,000। सो आउटपुट कर दो यहाँ पर 3,60,000, और रिवाइज करंट लायबिलिटीज आपने अभी निकाली है, दैट इज 1,50,000। सो माइनस कर दीजिए 1,50,000 एंड आपका आंसर आ जाएगा 2,10,000। सो गाइज, इस वीडियो में हमने डिस्कस करा कि करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज काफ़ी अलग अलग वे से निकल सकती है। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं रिलेटेड टू दिस बैलेंस शीट, अगर इस बैलेंस शीट से रिलेटेड आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो आप क्वेश्चंस बहुत आसानी से कर देंगे। ठीक है, ऑल दो ज़्यादा ड्राइंग होगी स्क्रीन पे, बट इग्नोर। सो थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर दो चैनल को और बेल आइकन को हिट कर दो ताकि आने वाले अपडेट्स आप मिस ना कर पाओ। थैंक यू वेरी मच।